इस कहानी में है तूफान, सैलाब और शार्क्स जो सीधा शहर के अंदर पानी में तैरते हुए लोगों का शिकार करते हैं। शुरू में हम मिलते हैं एक लड़की से जिसका नाम है डाकोटा। वो अपने घर में है, किसी से फोन पर बात कर रही है और तभी उसे खबर मिलती है उसी बड़े तूफान की जो अभी आने वाला है। खबर सुनते ही शहर के सभी लोग अपने स्टोर्स और शॉप्स बंद करने लगते हैं। लोग अपना जरूरी सामान उठा उठा कर यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन डॉक्टर जब बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इस दौरान उसका एक नेबर उसे कहता है जल्दी से ये घर खाली कर दो, लेकिन वो घर खाली करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये घर उसके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, ये उसकी मॉम की यादें थी। उसकी मॉम इस दुनिया से जा चुकी थी और इस घर में वो सबसे ज्यादा अपनी मॉम के करीब फील किया करती थी, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर उसकी मौत भी आ जाए। अब सीन बदलता है और हम मिलते हैं डी से। वो एक लड़की है जो अपने दोनों भाइयों के साथ एक लेक साइड पर टाइम बिता रही है। बड़े भाई का नाम है रॉन और छोटे भाई का नाम था विल। ये तीनों एंजॉय कर रहे थे, तभी उनके स्टेप फादर विलियम वहाँ पहुंचे। उसके बिहेवियर से हमें यहाँ अंदाजा हुआ कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट तो किया हुआ था, लेकिन प्यार वाला यहाँ कोई सीन नहीं था। हर वक्त गुस्से में रहता, बात बात पर डांटता, कभी इनसे ठीक से पेश नहीं आया करता था। और ऐसा क्यों था ये आगे स्टोरी में पता चलेगा। इस सब के बाद हमें मूवी की तीसरी कैरेक्टर लिसा से मिलवाया जाता है। वो एक प्रेग्नेंट लड़की थी जो इस टाइम अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। इस टाइम वो अपनी मॉम से बात कर रही थी और उसकी मॉम उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट भी थी और ऐसे टाइम भी थी कि कभी भी बेबी इस दुनिया में आ सकता था। ऊपर से उसका हस्बैंड भी छोड़कर जा चुका था और उसे इस तूफान के आने की खबर भी मिल गई थी। तूफान की वजह से आगे वाला ब्रिज बंद होने लगता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है कि अब वो घर कैसे जाएगी। रास्ते में ही वो देखती है कि लोग अपना सामान उठा उठा कर भाग रहे थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए सोचती है छोटा मोटा तूफान होगा, आएगा और गुजर जाएगा। लेकिन यही सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब हम मिलते हैं एडवर्ड से। वो एक मेरीन बायोलॉजिस्ट था जो समुद्र की मूवमेंट्स को ट्रैक करता था। उसने पहले ही फील कर लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और जब ऑफिस रिपोर्ट आई तो ये कंफर्म हो गया, एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इतना बड़ा समुद्री तूफान के शहरों में भी सैलाब आ सकता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और उसने सबसे पहले डकोटा को कॉल की और कहा कि तुम वहां से निकल जाओ। डकोटा उसकी बहन की बेटी थी और उसकी बहन मर चुकी थी। वो कहता है कि तूफान बहुत बुरा है और तूफान अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो पूरा शहर डूब जाएगा, लेकिन डोक्टा नहीं मानती अभी भी। उसकी जिद को देखकर एडवर्ड कहता है ठीक है, तुम अपनी जिद पर ही रहो और अपनी माँ के घर ही रहो, अगर वहाँ कुछ हो गया तो मैं तुम्हें निकालने जरूर आऊंगा, ये याद रखना। अब तूफान आना शुरू होता है और ये कोई छोटी बारिश नहीं थी, तेज हवाएं, पानी का तूफान और फिर जो सबसे बुरा हुआ, बंद भी टूट गया। जैसे ही ये बंद टूटा समुद्र का सारा पानी शहर की तरफ आने लगा। पूरी सड़कें पानी से भर गईं, गाड़ियां बह गईं, घर के अंदर तक पानी घुस गया और सब कुछ एक ही पल में बह गया। लिसा इस वक्त रोड पर थी। एक ट्रक वाले ने उसे रोका क्योंकि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर गया था, आगे जाना पॉसिबल नहीं था। ट्रक वाला उसे बोल रहा था कि वापस चलो, लेकिन तब तक पानी तेजी से उनकी तरफ आने लगा। लिसा ने फैसला किया कि वो पेड़ के ऊपर से ही निकल जाएगी। उसने स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाई और गाड़ी सीधा पेड़ में जाकर फंस गई। ट्रक ड्राइवर जो यहाँ पर पानी से निकलना चाहता था वो भी निकल नहीं पाया और दोनों ही पानी के बहाव में आ गए। लिसा की गाड़ी पानी में तैरने लगी और जाकर एक पेड़ से टकरा गई। लिसा वहां फंस गई। अब वो ना बाहर निकल सकती थी और ना ही अंदर रह सकती थी ज्यादा देर। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। वो ट्रक जिसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, असल में उसके अंदर मीट था। उसके अंदर से सारा मीट निकलकर यहाँ पानी में बहने लग जाता है और चारों तरफ ब्लड फैल जाता है और ब्लड की खुशबू बहुत तेज होती है शार्क्स के लिए, और बस यही खुशबू सूंघते हुए शार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं। उधर विलियम जो अपने घर में था अपनी वाइफ के साथ बेसमेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। दोनों दोनों ही बिल्कुल रिलैक्स थे। उन्हें लगता था कि उनका घर वाटर प्रूफ है, इसीलिए उन्हें कोई डर नहीं था। दूसरी तरफ हमने देखा कि एडवर्ड के ऑफिस के बाहर बहुत से रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। वो एडवर्ड का इंटरव्यू लेकर उससे सूरत हाल जानना चाहते थे, लेकिन एडवर्ड कहता है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बताया कि बिल्कुल उलट, रिपोर्टर्स टीवी पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ देते हैं कि तूफान बहुत बुरा आने वाला है और वक्त के साथ साथ ये बढ़ जाएगा और इस तूफान के अंदर शार्क्स भी होंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो जो झूठी खबर चला रहे हैं वो सच में भी बदल जाएगी। पानी अब हर जगह था। डकोटा की घर की खिड़कियां भी टूट गई थी और पानी अंदर आने लगा था।
विलियम के घर के अंदर भी कुछ ही देर में पानी आ गया। ये सब देखते हुए रॉन समझ गया कि सिचुएशन सीरियस है, इसीलिए उसने विलियम को बताया कि गाड़ी में लाइफ जैकेट्स रखी हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो वो काम आ जाएंगी। अब दो आदमी नाव लिए निकले थे किसी को बचाने के लिए। उन्हें लिसा की चीख सुनाई दी तो एक आदमी भाग के लिसा के पास गया और बोला, मैं तुम्हें निकालूंगा, फिक्र मत करो। लिसा ने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस लड़के ने कहा, फिक्र मत करें आप। उस आदमी ने अपने दोस्त को कहा, जाओ जाकर कटर मशीन लेकर आओ। जैसे ही उसका दोस्त वहां से गया तो अचानक पानी में अजीब हलचल महसूस हुई और अचानक ही उसे किसी ने पानी के अंदर खींच लिया। उस आदमी को समझ नहीं आई कि उसके साथ हुआ क्या। कुछ देर बाद जब ऊपर की तरफ आया तो हमें दिखाया गया कि उसका हाथ कटा हुआ था। वो भागा फौरन अपने दोस्त की तरफ, लेकिन उसी दौरान पीछे से शार्क ने उसे दोबारा से दबोचा और खींचते हुए ले गई। डकोटा ये सब कुछ अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने सबको चिल्लाते हुए बताया, वहाँ एक शार्क है। लिसा भी ये सुनकर खौफ में आ गई और फिर ट्रक ड्राइवर को होश आया। उसने गेट तोड़ा और बाहर निकला, लेकिन सीधा शार्क के मुंह के अंदर। एक और आदमी खत्म। सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि समझना मुश्किल था। यहाँ अब एडवर्ड को रिपोर्ट मिली कि बंद टूट गया है और शहर में पानी चारों तरफ फैल गया है, मतलब कि डकोटा भी अब खतरे में थी। उसके पास उसे बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने रिपोर्टर्स के साथ डील की। रिपोर्टर्स काफी पहले से ही उससे रिपोर्ट लेना चाहते थे। उसने कहा कि तुम मुझे डकोटा के घर के पास छोड़ो और मैं तुम्हें वहाँ पर रिपोर्ट दे दूंगा। बस इसी डील के लिए ये लोग निकल पड़े। यहाँ पर अब विलियम और उसकी वाइफ ने सोचा कि लाइफ जैकेट्स लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकले एक बेबी शार्क ने विलियम पर अटैक कर दिया और फिर उसकी बेबी शार्क की मां ने आकर विलियम की वाइफ पर अटैक कर दिया और दोनों ही यहाँ पर खत्म हो गए और बच्चे फिर से अकेले हो गए। घर के अंदर इस टाइम रॉन, डी और विल थे। हर तरफ पानी था और पानी में शार्क्स घूम रही थी। डी ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन एक शार्क ने आकर दरवाजे पर धक्का दे दिया। डी हाथ पांव फैलाकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तब रॉन ने उसे थाम लिया। दोनों बैठकर सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। रॉन का प्लान था कि अगर पानी में मीट फेंक दिया जाए तो शार्क्स का ध्यान बढ़ सकता है और इस दौरान ये लोग गाड़ी तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद यहाँ से निकलना उनके लिए आसान होगा। लेकिन अब इनके घर तो मीट नहीं था। डी ने बताया कि विलियम और उसकी वाइफ ने सारा मीट बेसमेंट वाले फ्रिज में रखा हुआ था। ये लोग बेसमेंट में जा तो सकते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि घर में पहले से ही एक शार्क घूम रहा था, जिसे अगर इनका पता चलता तो वो जरूर इनके ऊपर अटैक कर देता। इधर डकोटा के घर में भी सिचुएशन काफी टाइट हो गई थी। एक बड़ा पेड़ टूटकर उसके घर पर गिर गया था। इस टाइम उसका घर टूट चुका था। इसी दौरान हमने देखा कि बाहर लिसा भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो चिल्ला चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुला रही थी और डकोटा, जिसके घर के बिल्कुल सामने वो गाड़ी थी, वो उसकी आवाजें सुन रही थी, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। तब लिसा ने उसे कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। ये सुनना था कि डकोटा पिघल गई। उसकी भी तो मॉम नहीं थी। अगर वो लिसा की मदद ना करती तो उस बच्चे के पास भी उसकी माँ ना रहती। इसीलिए अब वो अपने घर से एक नाइफ लेती है और लिसा की मदद करने के लिए निकल जाती है, बिना इस डर के कि पानी के अंदर शार्क्स हैं जो उसने खुद देखी हैं। लिसा की गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए वो उन लकड़ियों को काट देती है जो गाड़ी के अंदर घुसते हुए लिसा के पेट के बिल्कुल इर्द गिर्द थी। फाइनली वो लिसा को बचाने में कामयाब हो जाती है और उन्हें घर पे ले आती है। यहाँ आकर लिसा उसे कहती है, हमें इस तरह बैठे रहना नहीं होगा, ऐसे तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हमें कोई हेल्प सिग्नल बनाना होगा। इसीलिए डकोटा घर के पर्दे लिए छत पर जाती है और वहाँ पर उन पर्दों से बड़ा सा हेल्प लिख देती है, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर उन्हें देखे तो उन्हें बचाने जरूर आ सके। इस टाइम हम देखते हैं कि लिसा का दर्द बढ़ रहा था। उसने डकोटा से चेक करवाया, बेबी किसी भी वक्त आने वाला था, बिल्कुल अभी। यहाँ पे तो ये लोग डिलीवरी नहीं कर सकते थे, इन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना था। दूसरी तरफ हमने एडवर्ड को देखा जो रिपोर्टर के साथ शहर के बॉर्डर पर पहुंच गया था। हर तरफ पानी था, गाड़ी से आगे जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फासला अभी भी बहुत ज्यादा बचा था। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी बोट ले ली और उससे आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ अब हमें रॉन का घर दिखाया गया। उसने जो प्लान बनाया था कि वो बेसमेंट में जाएगा मीट लेने के लिए, वो भी अब अपने प्लान पर पूरा उतरने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक विलियम वहां आ जाता है। इस टाइम हमने देखा कि वो जिंदा था, शार्क ने उसे मारा नहीं था, छोड़ दिया था, वो जख्मी था और इस टाइम रॉन से बोल रहा था कि जाओ मेरे लिए हेल्प लेकर आओ। रॉन ने समझाया कि बाहर पानी है, शार्क्स हैं, कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान वो यहीं से कुछ चीजें ढूंढने लगता है जिससे विलियम की हेल्प की जा सके और यहाँ उसके हाथ एक लग जाता है लेटर।
जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट इन बच्चों के नाम पर हर महीने $500 इन्हें दिया करती थी ताकि ये लोग बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाएं। लेकिन ये तो बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं दे रहे थे। पैसों की लालच में विलियम ने इन तीनों बच्चों को रखा हुआ था। अब ये सच रॉन किसी और को ना बता देता, इस डर में विलियम रॉन को मारने लगा। लेकिन रॉन भी अब हिम्मत वाला हो गया था। उसने भी विलियम का हाथ पकड़ लिया और दी ने आकर विलियम को बहुत जोर से टांग मारी, जिसकी वजह से वो सीधा पानी में जा गिरा और दोबारा से शार्क्स का शिकार बन गया। जैसे ही शार्क का ध्यान भटका, रॉन बेसमेंट से गोश्त लेकर आया और साथ में एक बॉक्स भी जिसके अंदर था डायनामाइट। इन्होंने मीट को डायनामाइट से बांध दिया और जाकर पानी में फेंक दिया। शार्क मीट की खुशबू से अट्रैक्ट होती हुई वहां आई और उसने वो मीट खा लिया और तभी डायनामाइट एक्टिवेट हो गया और वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो शार्क वहीं खत्म हो गई। अब फाइनली शार्क के मरने के बाद ये लोग आज़ादी से अपने घर से बाहर भी निकल सकते थे और गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा भी सकते थे। इधर दूसरी तरफ लिसा ने डकोटा को बताया कि बाहर एक नाव है, वही नाव जो पहले वाला आदमी लेकर आया था उसे बचाने के लिए। अगर ये लोग उस नाव तक, उस किश्ती तक पहुंच पाए तो यहाँ से निकलना उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन लिसा के अंदर तो यहाँ से बाहर तक जाने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। लिसा ने फैसला किया कि वो खुद जाएगी और नाव को घर के गेट तक लेकर आएगी। उसने अब एक टॉर्च ली और फ्रिज में पड़ा हुआ सारा मीट एक शॉपर में भर लिया। वो जानती थी कि बाहर शार्क्स हैं और इस मीट के जरिए वो शार्क का ध्यान भटका पाएगी। उसका प्लान काम भी कर रहा था। वो जैसे ही बाहर आती और कोई शार्क उसके सामने आती तो वो उसके सामने दूसरी तरफ मीट का टुकड़ा फेंक देती, जिससे वो शार्क अट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती। ऐसे करते करते वो अब उस नाव के पास तो पहुंच गई थी, लेकिन एक और मसला आ गया था। मीट खत्म हो गया था और उसके सामने वही शार्क आ गई थी, बहुत बड़ी सी। डकोटा रुकती नहीं, घबराती नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहती है और उसे ऐसे ही रिलैक्स देखकर वो शार्क यहाँ से चली जाती है। इस बोट पर उसने देखा कि एक फिशिंग रॉड भी था जो भी उसने ले लिया। वो जल्दी घर वापस आना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि कमरे में बहुत तेजी से पानी भर रहा होगा, और ऐसा था भी। लिसा भी अब बेड के सहारे पानी में ही तैर रही थी। पूरा घर टूटकर पानी में बहने लगा था। एक लकड़ी के सहारे लिसा पानी से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आई। दर्द अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने वहीं पानी के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया और उसकी खुशबू से शार्क्स इसी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और मुसीबत एक और मर्तबा बढ़ गई। लिसा ने अब अपने इस नए और छोटे से बच्चे को एक लकड़ी पर रखा और एक फिर खुद नुकीली लकड़ी हाथ में लिए शार्क का इंतजार करने लगी। शार्क जैसे ही उसके पास आई, लिसा ने उसकी आंख को स्टैब करते हुए उसे जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से वो डर कर वहीं से भाग गई। लेकिन डकोटा ने दूर से देखा कि दूसरी तरफ से एक और शार्क लिसा की तरफ बढ़ रही थी। उसने अब फिशिंग रॉड से निशाना लगाया और शूट करके उस शार्क को खत्म कर दिया और फिर वो जल्दी से उसी छोटी सी बोट को लेकर लिसा के पास पहुंच गई। लिसा अब इस शिप के अंदर बैठने वाली थी, लेकिन तभी एक बड़ी सी शार्क आई और उसने इस बोट को ही पलटा दिया और सब कुछ खतरे में चला गया। लेकिन इससे पहले कि ये लोग मौत के घाट चढ़ जाते, ठीक उसी वक्त एडवर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच गया। उसके हाथ में इस टाइम एक डिवाइस थी जिसे चलाते हुए वो शार्क्स को यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो इसी डिवाइस को पानी में रख देता है और आसपास की सारी शार्क्स दूर जाती रहती हैं। यहाँ एक शार्क जो कंफ्यूज हुए लिसा और डकोटा की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी दूसरे शार्क ने आकर उसे रोक लिया और उसे वो दूसरी डायरेक्शन में ले गई। यहाँ एडवर्ड ने जल्दी से लिसा और डकोटा दोनों को ही छोटी सी शिप में बिठाया और उन्हें लिए साथ आगे बढ़ गया। फाइनली दोनों सही सलामत बच गई थी और साथ ही साथ लिसा का बच्चा भी, वो भी बिल्कुल ठीक था। इस मुसीबत से निकलते ही लिसा ने फौरन अपनी मॉम को कॉल की और अपने बेबी को दिखाया। इस टाइम उन सब की आंखों में आंसू थे और दिल में सुकून था। पूरा शहर इस टाइम पानी में डूबा हुआ था और बचे खुचे बस कुछ ही लोग थे, जिनमें डकोटा और लिसा के साथ रॉन, दी और विल भी थे। बचने वाले ये सभी वो लोग थे जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और अपने लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। और फिर बस इन्हीं सबको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।